वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए। कि शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले गेस्ट टीचर्स जो है वो आपके गृह जिले में यानी यमुनानगर में जो है वो धरने पर बैठे हैं। क्या मांग है? क्योंकि पहले उनको जो कच्चे थे आप पक्के तो कर चुके हैं, उनका रोजगार तो सुनिश्चित कर चुके हैं, लेकिन अब क्या मांग है? देखिए, वो मुझे बहुत पहले मिले थे और मैंने उनकी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दी थी और उनकी जो तीन डिमांडें थी उनमें से दो डिमांडों पे हाँ हो गई थी कि ये हम कर देंगे और वो लगभग हमने कर भी दिए। एक तो उनके रूल बनाने थे, सर्विस रूल बनाने थे। वो सर्विस रूल बना के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो चले गए। दूसरा था मेडिकल कैशलेस की बात थी, वो भी लगभग 5-7 दिन में वो फाइल चली जाएगी। अब तीसरी डिमांड उनकी बेसिक पे की है। उस दिन भी थी डिमांड, लेकिन उसमें कोई स्वीकृति उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे जब वो आए मेरे पास तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने अमित अग्रवाल जी से बात की थी और मैंने कहा था कि आप मिल ले जाके, और उन्होंने कहा था कि हम देख लेते हैं, अगर कोई इसमें तरीका निकलता है तो हम कोशिश करेंगे। और वो लगभग सेटिस्फाई थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा था कि अब आप हमारे धरना स्थल जो है वहाँ आके ये बात कह दो, तो ठीक है। तो उनके आग्रह पे मैं वहाँ गया भी, मैंने बात कही भी, लेकिन मुझे नहीं पता फिर क्यों वो इस जिद पे अड़े रहे। उसके बाद अगले दिन फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं, तो अधिकारी मेरे पास आए थे। मैंने उनको फिर बुला लिया, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। दूसरे दिन भी बात की, वो फिर भी सेटिस्फाई थे सारी बात सुनने के बाद। मुझे लगता है उनका आपस के यूनियन का ही कोई मामला है। कुछ लोग उनमें से हैं जो मानते नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। जो दो बातें हमने उनकी मांगी थी वो लगभग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सर, आखिरकार जब उनको आपने सुनिश्चित कर दिया है उनका रोजगार, यानी जब तक वो सेवा में है, रिटायरमेंट की एज तक वो सेवा में रहेंगे, तो बेसिक पे का जो उनका मसला है, बेसिक पे में सहमति नहीं बन पाने की क्या वजह है सर? नहीं, उसमें कोई जो डीए उनको मिलता है, डीए की किस्त उनको मिलती है, उसमें कुछ इस प्रकार का कोई मामला था जो उनके सामने रखा था, लेकिन उन्होंने रखा कि ये वास्तविकता में नहीं है, हो सकता है। तो उसके बाद ही मैंने अमित अग्रवाल से बात की थी, उनसे कहा था कि आप एक बार इनकी बात भी सुन लें और अगर हम कुछ इसमें कर सकते हैं तो हम मदद करेंगे इनकी। सर, इसके अलावा 134A का जो दाखिले का मामला है, उस मामले में निजी स्कूल जो है वो साफ तौर पर कई जगह पर विरोध सीधा कर रहे हैं कि हम दाखिला नहीं देंगे। सरकार ने सख्ती के लिए भी आदेश जारी किए है, शिक्षा विभाग ने। क्या मामला है सर, किस तरह से एडमिशन सुनिश्चित होंगे बच्चों के? देखिए, उसमें तो उनकी जो पेमेंट थी वो कुछ पेमेंट रुकी हुई थी, तो हमने आदेश कर दिए कि जल्दी उसको रिलीज करें। अभी 13 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए और बाकी जो पेमेंट है वो भी जल्दी रिलीज कर देंगे। मुख्य तो बात उनकी यही है, तो जल्दी पेमेंट रिलीज हो जाएगी और मुझे लगता है कि जल्दी एडमिशन भी शुरू हो जाएगी। सर, ये परिवार पहचान पत्र के साथ जानकारी का ब्यौरा मांगा गया है जो 134A के दायरे में बच्चे आते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या कुछ ऐसे बच्चे भी मिले हैं जो मतलब आर्थिक संपन्न है लेकिन इसके बावजूद 134A का फायदा ले रहे हैं? हाँ, देखिए, इस प्रकार की कंप्लेंट है और इस प्रकार की कंप्लेंट जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तरफ से भी है कि भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी संपन्न हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 134A में एडमिशन ले लिया, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उसी स्कूल में ही वो दोबारा एडमिशन भी लेते हैं। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही थी और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसकी एक बार जांच कर ले, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये सुविधा है, तो वो सुविधा उनको ही मिले, जो उसका पात्र है उसको सुविधा मिले। सर, शिक्षा विभाग ने जो है वो सर्दियों की छुट्टियों का जो एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है, वो आपके पास भेजा है। क्या विचार कर रहे हैं कि स्कूल सर्दियों में जो वो बंद करने की, इस बार छुट्टियां जो रहती है सर्दियों की वो करने की कोई तैयारी है? नहीं, देखिए, अगर सर्दी ज्यादा होती है तो निश्चित तौर से तो छुट्टियां करेंगे, तो नहीं तो अभी सिलेबस भी है बकाया, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी छुट्टियां रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि पहले इसके लिए प्रयास है, लेकिन अगर सर्दी ज्यादा होती है तो निश्चित तौर से छुट्टियां भी करेंगे। लेकिन इसी बीच ओमिक्रॉन के चलते सर कोई दोबारा से कोई हिदायत जारी की हो या स्कूलों में कोई संख्या कम ज्यादा को लेकर क्या, या जिस तरह से स्कूल चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे? नहीं, देखिए, अभी हम ओमिक्रॉन के कोई इतने पेशेंट नहीं है कि जिसकी वजह से स्कूल को बंद करना पड़े या इस प्रकार का कोई निर्णय लेना पड़े। हमने पहले निर्णय लिया था कि 1 दिसंबर से हम पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन जैसे इस वेरिएंट की शंका हुई और पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई कि इस प्रकार का एक वेरिएंट है और तो उसके बारे में, तो उसको देखते हमने उसको स्थगित कर दिया।
और जिस प्रकार से पहले हमारे स्कूल चल रहे थे तो उसी प्रकार से उसी तरीके से सारे स्कूल चल रहे हैं। और जहाँ तक कोरोना के लिए जो गाइडलाइन है उसका हम पहले से ही पालन करते रहे, अब भी हम पालन कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये बढ़ता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसी समस्या आती है तो निश्चित तौर से जो बच्चों के पक्ष का निर्णय वही हम लेंगे। इसके साथ ही वन विभाग भी आपके पास है और एक सरकार ने आपके विभाग ने एक योजना शुरू की है, पंचायत की जमीन पर जो है वो फलदार पौधे आप लगा रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में इस योजना के तहत एक तरह से काम शुरू भी हुआ है। एक जगह पर 37.5 एकड़ में एक गाँव में जो है वो एक बाग लगाया गया है। ये क्या योजना है, इसका ग्रामीण जो है वो किस तरीके से फायदा ले सकते हैं? देखिए, पहले जब हम पेड़ लगाते थे तो वो ज्यादातर हम या तो सफेदा का पेड़ लगाते थे या पॉपुलर का, और सफेदा या पॉपुलर 7 साल में मैच्योर हो जाता है, काट लेते हैं 7 या 8 साल में। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जिस ग्रीनरी के लिए हमने पेड़ को लगाया तो वो फिर 7-8 साल के बाद फिर दोबारा वैसी परिस्थिति आएगी। तो अगर हम बाग लगाएंगे तो वो लगभग 50-60 साल तक ग्रीनरी वैसी ही बनी रहेगी और पंचायत की आमदनी बढ़ेगी उससे कि अगर बाग होगा। तो ऐसी एक योजना हमने बनाई, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने उसकी हमें परमिशन दे दी। और सजादवाड़ा गांव है जहां सबसे पहले हमने बाग लगाया, जो देख के भी आए होंगे आप, तो काफी अच्छा बाग चल रहा है। उसके बाद मेरे अपने गांव में बहादुरपुर है तो वहां भी हमने बाग लगाया। उसके बाद मलकपुर बांगर है, वहां हमने बाग लगाया। उसके बाद अपना ये मुस्सेपुर गांव है एक करनाल में, उसमें लगाया। उसके बाद ग्वालड़ा है पानीपत में, उन्हें 500 एकड़ जमीन हमें दी, वहां हमने लगाया। और उसमें हमें जो ये अपना रिफाइनरी है उसने भी हमें काफी मदद उसमें की, काफी पैसा दिया। अब हमने लद्दा खादर गांव है, वहां भी 29 एकड़ जमीन हमें दी। और भी पंचायतें में जमीन दे रही, तो जो भी पंचायतें जमीन देगी वो बाग लगाएंगे और उससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। क्या है मतलब सर, लोगों को इसकी जानकारी भी मिले, ग्राम पंचायतें किस तरह से अपनी जमीन का कितना प्रतिशत बाग के लिए दे सकती है, या पूरी जमीन अगर ग्राम पंचायत चाहे तो क्या बाग के लिए दे सकती है? कोई योजना क्या है, इसमें खर्च फिर क्या वन विभाग काम करेगा, वापस कब पंचायत को देगा, क्या मतलब पूरी योजना क्या है? देखिए, इसमें 3 साल तक जो सारा खर्च होगा वो वन विभाग करेगा, वो पेड़ भी वही लगाएगा और उस 3 साल तक देखरेख भी वही करेगा। तो उसमें पंचायत को कुछ नहीं, जब उस पर फल लगना शुरू होगा तो उसके बाद उसको पंचायत को ही ट्रांसफर कर देंगे, तो पंचायत उसकी देखरेख करेगी, पंचायत की आमदनी बढ़ेगी उसमें। ग्राम पंचायतों की जो जमीनें है सर 10% जमीन के ऊपर, वो क्या योजना, वो इससे अलग है? वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी कि हर पंचायत 10% जमीन जो है वो पेड़ लगाने के लिए देगी। तो वो तो पेड़ लगाने के लिए है, उसमें हम कैसे भी पेड़ लगाएंगे उसमें। और अगर पंचायत चाहेगी कि बाग लगाना, हम बाग भी लगा देंगे, उसमें बाग लगा देंगे, तो उसमें उसको लाभ होगा और पर्यावरण में भी उससे फायदा होगा। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने कहा है कि अभी स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन का कोई खतरा बहुत ज्यादा अभी तक इस स्तर पर नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों के पक्ष में सरकार को अगर स्कूल बंद करने पड़े तो स्कूल बंद भी किए जाएंगे। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।